नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल महाविद्या एकेडमी में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आपकी यूपी ट्रिपल एससी पेट का एग्ज़ाम 18 सितंबर को प्रस्तावित है। इस एग्ज़ाम के लिए आयोग ने जो ऑफिशियल सिलेबस डिक्लेयर किया है, उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग हम ये सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम इस ऑफिशियल सिलेबस के हर एक पॉइंट को, हर एक सब्जेक्ट को टॉपिक वाइज कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम इस वीडियो को हिस्ट्री से स्टार्ट कर रहे हैं और धीरे धीरे हम सारे सेक्शंस को ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। तो हिस्ट्री में आज हम कंप्लीट करेंगे भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास में आज हम सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म और जैन धर्म को देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। भारतीय प्राचीन इतिहास, सिंधु घाटी सभ्यता। पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल में हुआ था। पशुपालन के साक्ष्य भारत के आदमगढ़ जो कि मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में है, तथा बागौर जो कि राजस्थान के भीलवाड़ा में है, वहाँ से प्राप्त हुए हैं। मतलब भारत में जो पशुपालन के साक्ष्य सबसे पहले मिलते हैं वो मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और राजस्थान के बागौर से मिलते हैं। सेकंड नेक्स्ट पॉइंट है मध्य पाषाण कालीन मदहा जो कि उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में है, से हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट, भारत में मानव का प्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश के पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र में मिलता है। मतलब कि भारत का वह स्थान जहाँ पर ये पुष्टि होती है, सर्वप्रथम यह पुष्टि होती कि यहाँ पर मानव रहते थे, वो स्थान कहाँ पर है? आपके मध्य प्रदेश में। नर्मदा नदी क्षेत्र की खोज वर्ष 1982 में की गई थी। मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल बुर्जहोम जम्मू कश्मीर से प्राप्त हुआ है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यूपी ट्रिपल एससी के साथ ही यूपीएससी और यूपी पीसीएस में भी पूछा जा चुका है। तो आप इसको याद रखेंगे कि के साथ कुत्ते का कंकाल कहाँ पर मिला था? तो जम्मू कश्मीर के बुर्जहोम में। गर्त आवास के साक्ष्य भी बुर्जहोम से प्राप्त हुए हैं। बुर्जहोम पुरातत्व स्थल की खोज 1935 में डी टेरा एवं पीटरसन ने की थी। बुर्जहोम स्थल की खोज किसने की थी? डी टेरा और पीटरसन ने। सर्वप्रथम खाद्यान्नों का उत्पादन नवपाषाण काल में प्रारंभ हुआ था। देखिए, ये क्वेश्चन भी बहुत ही फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है कि खाद्यान्नों का उत्पादन कब प्रारंभ हुआ था? तो आपका आंसर होगा नवपाषाण काल में। बलूचिस्तान के कच्छ मैदान स्थित मेहरगढ़ में सर्वप्रथम प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। देखिए, इस बुक का हर एक पॉइंट आपका एक क्वेश्चन है। अगर आप यूपी ट्रिपल एससी के प्रीवियस ईयर पेपर को देखेंगे, यूपी ट्रिपल एससी आयोग जितने भी एग्जाम करवाता है, ये ऑलमोस्ट वही सारे क्वेश्चन वन लाइनर फॉर्म में आपके लिख दिए गए हैं। तो ये बुक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट करते हैं। चालकोलिथिक युग को ताम्रपाषाण युग के नाम से भी जाना जाता है। नवदा टोली मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण ताम्रपाषाणिक पुरा स्थल है जो खरगोन जिले में स्थित है। नवदा टोली का उत्खनन एस.डी. सांकलिया ने कराया था। ये भी क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि नवदा टोली का उत्खनन किसने कराया था? तो एच.डी. सांकलिया ने। नवपाषाण कालीन पुरातत्व से राख के टीले कर्नाटक के मैंगलोर के पास वेल्लरी जनपद में स्थित संगनकल्लू नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। तो राख के टीले कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कर्नाटक के संगनकुल्लू से। गेरुवर्णी गैरिक मृदभांड पात्र, जिसको OCP भी कहते हैं, के साक्ष्य हस्तिनापुर एवं अंतरंजी खेड़ा से प्राप्त हुए हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक विभाग है। तो जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है, ये किस मंत्रालय के अधीन काम करता है? संस्कृति मंत्रालय के अधीन। तो आइए कुछ स्थल देख लेते हैं और उनके उत्खननकर्ता को। जो हड़प्पा स्थल है, इसकी खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने। कब? 1921 में। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? राखलदास बनर्जी ने 1922 में।
रोपड़ की खोज यज्ञदत्त शर्मा ने 1953 से 1955 में। लोथल की खोज SR राव ने 1954 से 1955 में की थी। यही चारों बहुत इंपॉर्टेंट है तो वैसे बहुत सारे जो आपको आगे बताने जा रही हूँ, लेकिन यही चारों हैं जो बहुत ज़्यादा आपसे पूछे जाते हैं। आगे है कालीबंगा बीबी लाल। इन्होंने किया था 1961 से 1969 के बीच में। रंगपुर MS वत्स और MS वत्स इन्होंने किया था 1934 से 1935 में। चंद हुदड़ो ने इसकी खोज की थी NC मजूमदार ने 1931 में। सुरकोटदा JP जोशी ने 1964 में। बनावली SR बिस्ट ने इसकी खोज की थी 1974 से 77 में। आलमगीरपुर की खोज की थी यज्ञदत्त शर्मा ने। देखिए इसके सन याद रखना बहुत ही टफ है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप इनके नाम याद कर लें और एक सीक्वेंस याद कर लें, तो उससे आपको आसानी रहेगी। देखिए आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आंसर लिखना नहीं है, आपको ऑप्शंस ऑलरेडी दिए रहते हैं, आपको 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन पहचानना है सिर्फ। तो इतने सारे नाम याद करना काफ़ी टफ है, तो इसलिए इसमें जो कुछ इम्पोर्टेंट है जैसे कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, रोपड़, लोथल, कालीबंगा, आलमगीरपुर, धौलावीरा, राखीगढ़ी, ये सब आप याद कर लें। तो हम कहाँ थे? आलमगीरपुर में। इसके बाद है कोट दीजी। इसकी खोज की थी फजल अहमद खान ने 1957 से 58 में। सुत कांगेडोर की खोज की थी ऑरेल स्टायरिन ने 1927 में। मांडा की खोज की थी JP जोशी ने 1982 में। बालाकोट की खोज की थी जॉर्ज F डेल्स ने 1973 से 1976 में। धौलावीरा की खोज JP जोशी ने की थी। देखिए धौलावीरा अभी पिछले साल ही काफ़ी न्यूज़ में रहा था, तो इसका ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो धौलावीरा की खोज JP जोशी ने की थी 1967 से 68 में। मिताथल की खोज सूरज भान जी ने की थी 1968 में। और लास्ट है राखीगढ़ी की खोज भी सूरज भान ने की थी 1969 में। नेक्स्ट, भारत में सर्वप्रथम 1881 में अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातत्व सर्वेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। तो भारत में सबसे पहले पुरातत्व सर्वेक्षक के रूप में किसको नियुक्त किया गया था? अलेक्जेंडर कनिंघम को। लॉर्ड कर्जन के समय 1901 में इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में केंद्रीकृत कर जॉन मार्शल को इसका प्रथम महानिदेशक बनाया गया। तो आपसे सवाल पूछा जाता है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का प्रथम महानिदेशक कौन था? तो आपका आंसर होगा जॉन मार्शल। और ये किसके समय में हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के समय में। भारत राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, जिसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया है, कहाँ पर स्थित है? भोपाल के मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के भोपाल में। सैंधव सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता थी। ये तो आप सभी को पता होगा। पुरातात्विक साक्ष्यों में अलग अलग कालों में पाए गए मृदभांड ही सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व का सिद्ध करते हैं। देखिए काफ़ी विद्वानों में डिस्प्यूट है कि पहले आर्य सभ्यता थी कि सिंधु घाटी सभ्यता थी। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता से हमें मृदभांड प्राप्त होते हैं वो इस बात को सिद्ध करते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो आर्यों से पूर्व की है, आर्यों से पहले की है। काले रंग की आकृतियों से चित्रित लाल मृदभांड जहाँ हड़प्पा सभ्यता की विशेषता है, वहीं धूसर एवं चित्रित धूसर मृदभांड जो बाद के हैं वो आर्यों से संबंधित माने जाते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपका, हड़प्पा कालीन नदियों के किनारे बसे नगर। आप UP SSSC के एग्ज़ाम देखेंगे या UP PCS के एग्ज़ाम देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन 1-2 ज़रूर मिलेंगे कि कौन सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा नगर किस किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो हड़प्पा बसा है रावी नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, रोपड़ सतलज नदी के किनारे, कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे, लोथल भोगवा नदी के किनारे, सुतकांगेडोर दाश्त के किनारे, सोतका को शादीकौर के किनारे, आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे, रंगपुर भादर के किनारे, कोट दीजी सिंधु के किनारे, कुणाल सरस्वती नदी के किनारे, चंद हुदड़ो सिंधु नदी के किनारे, बनावली सरस्वती नदी के किनारे,
मांडा चिनाब नदी के किनारे, भगवानपुरा सरस्वती नदी के किनारे, दैमाबाद प्रवरा के किनारे, आमरी सिंधु नदी के किनारे और राखीगढ़ी घग्गर के किनारे। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो नगरीय सभ्यता थी। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि इतने पहले की है तो ग्रामीण होगी या वैसी होगी। नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो एक नगरीय सभ्यता थी, जबकि जो वैदिक सभ्यता थी वो ग्रामीण थी। कौन सी सभ्यता नगरीय थी? सिंधु घाटी। और ग्रामीण कौन सी थी? वैदिक सभ्यता। पुरातात्विक खुदाई हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। ये तो एक बहुत ही कॉमन सेंस की बात है कि भाई अब कोई चीज़ पुरानी है, कोई पुरानी संस्कृति है तो उसका उसी खोज का मतलब जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या होगा? जो पुरातत्व विभाग के द्वारा खोद कर चीज़ें जो पाई गई हैं वही होंगे। हड़प्पा वासियों को तांबा, कांसा, स्वर्ण और चांदी की जानकारी थी। देखिए इसमें कई बार क्या होता है और भी कई मेटल्स के ऑप्शन दे देंगे तो आपसे पूछ लेंगे कि हड़प्पा वासियों को किसकी किसकी जानकारी थी, तो उनको तांबा, कांसा, स्वर्ण और चांदी की जानकारी थी। प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में पैर से चालित चाक का प्रयोग किया जाता था। परिपक्व हड़प्पा के दौर में हाथ से चालित चाकू का प्रयोग किया जाने लगा था। देखिए जब हड़प्पा सभ्यता स्टार्ट हुई थी तो सॉरी तो स्टार्टिंग में जो चाक होते थे उनको पैर से चलाया जाता था, लेकिन धीरे धीरे जब लोग थोड़ा सा परिपक्व हुए तो उन चाकों को हाथ से चलाया जाने लगा। मूर्ति पूजा का प्रारंभ पूर्व आर्यकाल से माना जाता है। हड़प्पा संस्कृति की मोहरों एवं टेराकोटा कलाकृतियों में गाय का चित्रण नहीं मिलता है। देखिए बहुत साफ साफ लिखा हुआ है कि गाय का चित्रण नहीं मिलता है, जबकि मिलता किसका है? हाथी का, गैंडे का, बाघ का, हिरण का, भेड़ का आदि का अंकन मिलता है। तो ऐसे ही आपको छोटे छोटे आयोग क्वेश्चन देकर कंफ्यूज करता है। 3 और जानवरों के नाम देगा, साथ में गाय भी दे देगा, तो आपको याद रखना है कि गाय का चित्रण नहीं मिलता है। हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में से खंबात की खाड़ी के निकट स्थित लोथल से गोदीबाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है कि जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले से मिले हैं। और ये कहाँ पर है? घग्गर नदी के किनारे। गुजरात के धौलावीरा से हड़प्पा लिपि में बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की आकृति मिलती है। तो पक्की मिट्टी से बनी हुई हल की आकृति कहाँ मिलती है? हरियाणा के बनावली से। सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त होते हैं। ये तो शायद हर बच्चे को पता होगा कि महान स्नानागार कहाँ से मिलता है? मोहनजोदड़ो से। सैंधव सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। यहाँ के लोग लोहे के से परिचित नहीं थे। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। वो ये नहीं जानते थे कि लोहे जैसी भी कोई एक मेटल होती है, जबकि अन्य मेटल्स का उनको ज्ञान था। राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। ये तो अभी आपने पहले भी देख लिया था। देखिए राखीगढ़ी स्थल की खोज 1969 में सूरज भान ने की थी। मोहनजोदड़ो तथा चंद्रहुदड़ो दोनों सिंध प्रांत में तथा सुरकोटदा गुजरात में स्थित है। रंगपुर गुजरात के काठियावाड़ प्रायद्वीप में भादर नदी के पास स्थित है। रंगपुर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। रंगपुर में धान की भूसी के ढेर मिले हैं। देखिए धान की भूसी के ढेर कहाँ मिले हैं? रंगपुर में। और रंगपुर कहाँ है? गुजरात में। रंगपुर की खुदाई वर्ष 1953 से 1954 में ए रंगनाथ राव द्वारा की गई थी। रंगपुर से प्राक हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा कालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। रंगपुर से कच्ची ईंट के दुर्ग, नालियां और मृदभांड मिले हैं। दधेरी एक परवर्ती पुरा स्थल है जो पंजाब प्रांत के लुधियाना जिले में गोविंदगढ़ के पास स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार उत्तर में झेलम नदी के पूर्व तट से दक्षिण में यमुना की सहायक नदी हिंडन के तट तक
माना जाता है। यानी कि सिंधु सभ्यता का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? उत्तर में झेलम नदी से लेके दक्षिण में यमुना की जो सहायक नदी है हिंडन, उसके तट तक माना जाता है। सिंधु घाटी के लोग पशुपति शिव की पूजा करते थे। ये भी बहुत पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कौन कौन से देवी देवताओं की पूजा करते थे। तो याद रखिएगा, पशुपति शिव की भी वो लोग पूजा करते थे। इसका प्रमाण कहाँ से मिला है? तो इसका प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर जिस पर योगी की आकृति बनी हुई है उससे मिलता है। किस चीज का प्रमाण मिलता है? पशुपति शिव का। उस योगी के दाईं ओर बाघ और हाथी तथा बाईं ओर गैंडा और भैंसा चित्रित किए गए हैं। यानी कि जो पशुपति शिव की आकृति मिली है, जिसको योगी कह रहे हैं, योगी की जो आकृति मिली है उसके दाईं ओर बाघ और हाथी है और बाईं ओर क्या बना हुआ है? गैंडा और भैंसा बना हुआ है। योगी के सिर पर एक त्रिशूल जैसा आभूषण है तथा इसके 3 मुख हैं। ठीक है, यानी कि जो योगी की आकृति मिली है उस पर उसके दाईं ओर तो बाघ और हाथी हैं, उसके दाईं ओर बाघ और हाथी हैं, बाईं ओर गैंडा और भैंसा हैं और जिसके सिर पर एक त्रिशूल जैसा आभूषण मिला है। मार्शल महोदय ने इसे रुद्र शिव से संबंधित किया है। यानी कि मार्शल महोदय का कहना था कि ये जो मूर्ति है ये रुद्र शिव से संबंधित है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देश पर वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने पंजाब पाकिस्तान के तत्कालीन मांटगोमरी संप्रति शाहीवाल जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित हड़प्पा के टीले की खुदाई की थी। तो हड़प्पा के टीले की खुदाई किसने की थी? दयाराम साहनी ने। किसके निर्देश पर? जॉन मार्शल के निर्देश पर। वर्ष 1922 में राखलदास बनर्जी ने सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित मोहनजोदड़ो के टीलों का पता लगाया। तो मोहनजोदड़ो के टीलों का पता किसने लगाया? राखलदास बनर्जी ने। देखिए, जब आप पढ़ रहे हैं ना तो साथ ही साथ अपने मन में क्वेश्चंस बनाते जाइए, जिससे आपको लंबे समय तक याद रखने में आसानी होगी। अगर आप सिर्फ थ्योरी को रटने की कोशिश करेंगे तो आप कुछ दिन तो याद रख पाएंगे, लेकिन शायद आप एग्जाम तक भूल जाएं। नेक्स्ट पॉइंट है, सर्वप्रथम मानव द्वारा तांबा धातु का प्रयोग किया गया था। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो वो है तांबा। वस्त्रों के लिए कपास का उत्पादन सर्वप्रथम भारत में किया गया था। सिंधु घाटी में कपास के उत्पादन के प्रमाण मिलते हैं। यानी कि जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता थी इसमें भी कपास का उत्पादन होता था। मोहनजोदड़ो जो वर्तमान में पाकिस्तान के लरकाना जिले में है, वहाँ के उत्खनन से कपास के सूत की प्राप्ति की गई थी। यानी कि जो कपास का सूत है वो मोहनजोदड़ो से भी मिला था। और मोहनजोदड़ो कहाँ पर है? पाकिस्तान के लरकाना जिले में। मोहनजोदड़ो से कुबड़ वाले बैल की आकृति की मुहर भी पाई गई है। सिंधु घाटी सभ्यता की मुहरों पर सर्वाधिक अंकन एक श्रृंगी बैल का है, उसके बाद कुबड़ वाले बैल का। देखिए, आपको कंफ्यूज कर सकता है कि सबसे ज़्यादा सिंधु घाटी सभ्यता में जो मोहर मिली है उसमें सबसे ज़्यादा कौन से बैल हैं? श्रृंगी बैल हैं या कुबड़ वाले बैल हैं? तो याद रखिएगा, श्रृंगी बैल की आकृति वाली मुहर सबसे ज़्यादा है, उसके बाद कुबड़ वाले बैल की आकृति है। नेक्स्ट आते हैं, कालीबंगा के मृगपट्टिका पर एक ओर दोहरे सींग वाले देवता का अंकन है, दूसरी ओर बकरी को दिखाया गया है जिसे एक पुरुष ला रहा है। मतलब कालीबंगा में जो मृगपट्टिका मिली है उसमें एक और दोहरे सींग वाले देवता का अंकन है और दूसरी ओर बकरी को दिखाया गया है जिसको एक पुरुष लेकर आ रहा है। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी की द्रोणी में हुआ था। द्रोणी यानी कि घाटी। तो जो मिस्र की सभ्यता है वो कहाँ पनपी थी? नील नदी की घाटी में। आप सबको पता भी होगा कि नील नदी को क्या कहा जाता है? मिस्र का वरदान। मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता है क्योंकि इस नदी के अभाव में यह भूभाग रेगिस्तान हो जाता। यानी कि अगर मिस्र में नील नदी नहीं होती तो वहाँ पर चारों तरफ रेगिस्तान होता। नील नदी की वजह से ही वहाँ पर जो भी उत्पादन या जो भी रहन सहन है वो संभव हो पाता है। सुमेरिया सभ्यता के लोग प्राचीन विश्व के प्रथम लिपि आविष्कर्ता थे। यानी कि विश्व के जो प्रथम लिपि आविष्कर्ता थे वो कौन लोग थे? सुमेरिया सभ्यता के लोग।
सुमेरिया की क्यूनिफॉर्म लिपि को सामान्यतः प्राचीनतम लिपि माना जाता है। तो प्राचीनतम लिपि किसको माना जाता है? सुमेरिया की क्यूनिफॉर्म लिपि को। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। यह लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। तो आपको बस इतना याद रखना है कि ये इस लिपि में भावों के माध्यम से, मतलब चित्रों को भावों द्वारा प्रदर्शित किया गया था और यह लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। देखिए कुछ प्रमुख धातु हैं और वो कहाँ से प्राप्त हुई हैं वो बताया गया है। तांबा, तांबा खेतड़ी राजस्थान और बलूचिस्तान से मिलता है। ये अगर आपने लास्ट पीटी 2021 का पेपर देखा हो तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि तांबा कहाँ से मिलता है? खेतड़ी राजस्थान से और बलूचिस्तान से। लाजवर्द, ये कहाँ से मिलता है? बदख्शा अफगानिस्तान से। फिरोज़ा टिन ईरान से मिलता है। चांदी राजस्थान की जावर एवं अजमेर खानों से मिलती है। अफगानिस्तान और ईरान में भी मिलती है। शीशा कहाँ मिलता है? अफगानिस्तान में। शिलाजीत हिमालय, जिसका प्रयोग बहुत सी दवाइयाँ बनाने में किया जाता है। गोमेद गुजरात। वैदिक सभ्यता, देखिए वैदिक सभ्यता से भी आपके ठीक ठाक क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आर्य संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन है। आर्य का मतलब क्या होता है? श्रेष्ठ या कुलीन, यानी उच्च वर्गीय। क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति। मतलब जो पुराना जो हमारी माइथोलॉजीज हैं उसमें आर्य को क्या कहा जाता है? एक आर्य का जो मतलब है वो किससे लिया जाता है? एक उत्तम व्यक्ति से। वेद 4 हैं। ये तो शायद बच्चों को पता है कि हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। वेदों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण और सबसे पुराना कौन सा वेद है? ऋग्वेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद को वेद त्रयी या त्रयी कहा जाता है। देखिए त्रयी या वेद त्रयी में इतना याद रखिएगा कि अथर्ववेद इसमें नहीं है, बाकी तीनों हैं। जो सबसे लास्ट वाला है वो इसमें नहीं है। वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्ण शब्द का सबसे पहले उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। प्रारंभ में हम 3 वर्णों का उल्लेख पाते हैं, ब्रह्म, क्षत्र तथा विश्व। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र शब्द मिलता है। तो शूद्र शब्द सबसे पहले कहाँ मिलता है? ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। यहाँ 4 वर्णों की उत्पत्ति एक विराट पुरुष के विभिन्न अंगों से बताई गई है। ठीक है, अथर्ववेद औषधियों से संबंधित है। तो अथर्ववेद में किन चीज़ों का वर्णन है? औषधियों का। ऋग्वेद में ईश्वर महिमा, देवताओं की स्तुति। यजुर्वेद में कर्मकांड, बलिदान विधि तथा सामवेद में संगीत का विस्तृत वर्णन है। यानी कि जो हमारा ऋग्वेद है वो हमें देवताओं की स्तुति, ईश्वर महिमा के बारे में बताता है। यजुर्वेद में बलिदान से संबंधित यानी कि कर्मकांड से संबंधित चीज़ें हैं। सामवेद में संगीत से संबंधित चीज़ें हैं और अथर्ववेद में औषधियों से संबंधित चीज़ें हैं। ऋग्वेद में श्रोत एवं प्रार्थनाएं हैं जिसमें कुल 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? 1028। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल। ऋग्वेद के दूसरे तथा 7वें मंडल की ऋचाएं सबसे प्राचीन हैं। देखिए जैसे लोग कॉमन सेंस लगा लेते हैं कि भाई सबसे जो पुराना है वो पहला मंडल होगा, लेकिन नहीं। जो ऋग्वेद का सबसे पुराने जो मंडल हैं वो कौन से हैं? दूसरे और 7वें। और ऋग्वेद के जो सबसे नवीन मंडल हैं वो कौन से हैं? पहला और 10वां। यानी कि जो सबसे पहला मंडल है वो और जो सबसे आखिरी मंडल है वो सबसे नवीन है। ऋग्वेद के 9वें मंडल के सभी 114 सूक्त सोम को समर्पित हैं। देखिए ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है जिसमें 114 सूक्त हैं वो सभी सूक्त किसको समर्पित हैं? सोम को समर्पित हैं। अथर्ववेद में कुल 20 अध्याय तथा 730 सूक्त हैं तथा 5987 मंत्र हैं। इसमें 1200 मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। देखिए अथर्ववेद में कुल 20 अध्याय हैं और इसमें 1200 मंत्र किससे लिए गए हैं? ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसमें तंत्र मंत्र एवं वशीकरण के संदर्भ
के संदर्भ के साक्ष्य मिलते हैं। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता यजुर्वेद से चलता है। यजुर्वेद के दो भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद जो पद्य में है तथा कृष्ण यजुर्वेद जो कि गद्य और पद्य दोनों में है। देखिए, आपसे कई बार पूछ लिया जाता है जो शुक्ल यजुर्वेद है वो किस पद्धति में लिखा है, तो वो पद्य में लिखा है, यानी कि पोइट्री टाइप के फॉर्म में। और जो कृष्ण यजुर्वेद है वो गद्य और पद्य दोनों में ही लिखा है। शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेयी संहिता भी कहते हैं। वाजसनेयी संहिता किसको कहते हैं? शुक्ल यजुर्वेद को। यजुर्वेद का अंतिम भाग ईशोपनिषद है जिसका संबंध याज्ञिक अनुष्ठान से ना होकर आध्यात्मिक चिंतन से है। सामवेद में कुल 1875 ऋचाएं हैं जिनमें से 75, जबकि कुछ विद्वानों के अनुसार 99 को छोड़कर शेष सभी ऋग्वेद में भी उपलब्ध हैं। सामवेद की 3 मुख्य शाखाएं हैं, कौमुदीय, रामायणीय तथा राडायनीय है। यानी कि सामवेद की 3 प्रमुख शाखाएं हैं, पहली कौमुदीय, दूसरी राडायनीय तथा तीसरी जैमिनीय। उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं। देखिए, उपनिषद क्या होता है? जो दर्शन होता है, फिलॉसफी, उन पर आधारित पुस्तकें हैं। उपनिषदों को वेदांत भी कहते हैं, यानी कि इनकी जो वेदों के अंत हैं उनको क्या कहा जाता है? उपनिषद। उपनिषद को क्या कहते हैं? वेदांत भी कहते हैं। उपनिषदों में प्रथम बार मोक्ष की चर्चा मिलती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मोक्ष की चर्चा सबसे पहले कहाँ मिलती है? तो उपनिषदों में मिलती है। कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद उल्लिखित है। उपनिषदों में कुछ क्षत्रिय राजाओं के उल्लेख प्राप्त होते हैं। विदेह के राजा जनक, पांचाल के राजा प्रवाहड़ जाबली, केकय के राजा अश्वपति और काशी के राजा अजातशत्रु प्रमुख थे। देखिए, इसमें बताया गया है कि कहाँ के राजा कौन थे और क्यों, मतलब कौन कौन से राजा प्रमुख थे। वैदिक संहिताओं का सही क्रम है वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। ये कई बार आपसे मैचिंग में क्वेश्चन दे दिए जाते हैं कि इनका सही क्रम में लगाइए। तो जो इनका सही क्रम है, सबसे पहले आती हैं वैदिक संहिताएं, फिर आते हैं ब्राह्मण ग्रंथ, फिर आते हैं आरण्यक, उसके बाद सबसे आखिरी में आते हैं उपनिषद। देखिए, उपनिषद सबसे आखिरी में आज आ रहा है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? वेदांत कहते हैं। यानी कि जो सब वेदों में सबसे अंत में आते हैं वो कौन से हैं? उपनिषद हैं। सिंधु घाटी का ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक महत्व था, इसी कारण इसका उल्लेख ऋग्वेद में सर्वाधिक हुआ है। देखिए, सिंधु घाटी का ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक महत्व था। तो ऋग्वैदिक, आपको से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक उल्लेख किस नदी का हुआ है? तो सिंधु नदी का हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, सरस्वती ऋग्वैदिक आर्यों की सर्वाधिक पवित्र नदी थी। तो ऋग्वैदिक आर्यों की सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी थी? सरस्वती। सरस्वती को मातेतमा, देवीतमा तथा नदीतमा कहा जाता है। तो सरस्वती के 3 अन्य नाम कौन से हैं? मातेतमा, देवीतमा तथा नदीतमा। ऋग्वेद में उल्लिखित कुंभा, काबुल, क्रुमु, कुर्मु, कुर्रम, गोमती, गोमल तथा स्वास्थ्य नदियां अफगानिस्तान में बहती थीं। आइए देख लेते हैं जो ऋग्वैदिक कालीन नदियां थीं उनको इस समय, यानी कि आधुनिक नाम उनके क्या है, उनको इस टाइम पर क्या कहा जाता है। जो द्रशदती नदी थी उसको चिंतन या गग्गर कहा जाता है। शतुद्री नदी को सतलज कहा जाता है। परुष्णी को रावी कहा जाता है। कुंभा को काबुल कहा जाता है। वितास्ता नदी को झेलम कहा जाता है। अस्किनी नदी को चिनाब कहा जाता है। विपाशा नदी को व्यास कहा जाता है। गोमती नदी को गोमल कहा जाता है। क्रूमू नदी को कुर्रम कहा जाता है। सदा नीरा को गंडक कहा जाता है। तो ये तो बहुत बार पूछा गया, गंडक, सदा नीरा। सुवास्तु नदी को स्वास्थ्य कहा जाता है, स्वात कहा जाता है। आश्रम व्यवस्था, देखिए आश्रम 4 प्रकार के होते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास का प्रचलन वेदोत्तर काल में हुआ था। यानी कि आश्रम देखिए 4 प्रकार के होते हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम मतलब जन्म से लेकर 25 वर्ष तक। उसके बाद गृहस्थ आश्रम माना जाता है 26 वर्ष से 50 वर्ष तक। उसके बाद वानप्रस्थ आश्रम माना जाता है 51 वर्ष से 75 तक। उसके बाद जो आपका संन्यास माना जाता है 75 से
100 तक के लिए। छंदोग्य उपनिषद में केवल 3 आश्रमों का उल्लेख है, जबकि जाबालोपनिषद में सर्वप्रथम चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। तो चारों आश्रमों का सबसे पहले उल्लेख कहाँ मिलता है? जाबालोपनिषद में। और छंदोग्य उपनिषद है, उसमें कितने आश्रमों का उल्लेख मिलता है? 3 आश्रमों का। वरुण देवता को वैदिक सभ्यता में नैतिक व्यवस्था का प्रधान माना जाता था। तो वरुण देवता को किसका प्रधान माना जाता था? नैतिक व्यवस्था का। इसी कारण वरुण को ऋत ऋत इस्पगोपा भी कहा जाता है। बृहस्पति को वैदिक देवताओं का पुरोहित माना जाता था। तो वैदिक देवताओं का पुरोहित किसको माना जाता था? बृहस्पति को। नेक्स्ट पॉइंट है, वैदिक साहित्य में कई ऐसी विदुषी स्त्रियों का उल्लेख मिलता है जिन्होंने वेद मंत्रों की रचना की थी, जैसे कि अपाला, घोषा, विश्ववारा और लोपामुद्रा। लोपामुद्रा अगस्त्य ऋषि की पत्नी थी। तो अगस्त्य ऋषि की पत्नी कौन थी? लोपामुद्रा। वैदिक काल में सोने के हार को निष्क कहा जाता था। तो सोने के हार को वैदिक कालीन लोग क्या कहते थे? निष्क कहते थे। बौद्ध जातक में 3 प्रकार के स्वर्ण सिक्कों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, जैसे पहला निशाका, दूसरा सुवर्ण और तीसरा मशाका। मतलब जो 3 स्वर्ण सिक्के थे वो कौन से थे? निशाका, सुवर्ण और मशाका। 1400 ईस्वी में बोगज कोई एशिया माइनर के अभिलेख में वैदिक काल में के देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र तथा नासत्य का उल्लेख मिलता है। बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों का देश आदि देश के बारे में लिखा था। तो आदि देश के बारे में किसने लिखा था? बाल गंगाधर तिलक ने। शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद का ब्राह्मण है। पुरुष मेघ का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में हुआ है। तो जो शतपथ ब्राह्मण है वो यजुर्वेद का ब्राह्मण है। पुरुष मेघ का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। तो जो पुरुष मेध है उसका उल्लेख कहाँ मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है। तो जो गोत्र शब्द है इसका सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। ठीक है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऋग्वैदिक काल में यज्ञ की प्रधानता थी, ये तो कॉमन सेंस है। तो नेक्स्ट पॉइंट है, दशराग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। तो दशराज जो यज्ञ युद्ध था उसका उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद के 7वें मंडल में। तो ये था कहाँ? जो 10 राजाओं का युद्ध परुष्णी नदी जिसको आप इस टाइम रावी नदी कहा जाता है, उसके तट पर लड़ा गया था, जिसमें ये लाइन विजिबल नहीं है, सॉरी, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगी। नेक्स्ट पॉइंट है, ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजनों में यदु, दुहा, पुरा, अमु, सुयर्षु शामिल थे। ठीक है, ऋग्वैदिक में उल्लिखित यव शब्द का जौ से तवात्मम स्थापित किया गया है। वैदिक काल में सभा एवं समिति नामक 2 संस्थाएं राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण रखती थी। तो राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण कौन रखता था? सभा और समिति नाम की 2 संस्थाएं। सभा श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। यानी कि मतलब जो सभा थी वहाँ पर जो सभा है वो श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संस्था थी, जबकि समिति में जो सामान्य जनता होती है वो लोग थे। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। तो प्रजापति की 2 पुत्रियां किसको कहा गया है? सभा और समिति को। और किस में कहा गया है? अथर्ववेद में कहा गया है। ऋग्वेद में इंद्र का वर्णन सर्वाधिक प्रतापी देवता के रूप में किया जाता है, जिसमें 250 सूक्त समर्पित हैं। देखिए, ऋग्वेद में जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली देवता कहा गया है वो किसको कहा गया है? इंद्र भगवान को। और इनको कितने सूक्त दिए गए हैं? उसमें 250 सूक्त हैं जो इंद्र को समर्पित हैं। ऋग्वेद में अग्नि को 200 सूक्त समर्पित हैं और वह इस काल का दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता है। ठीक है, यानी कि पहले नंबर पे कौन आता है? इंद्र, दूसरे पे अग्नि और तीसरे पे वरुण।
किसमें? ऋग्वेद में। तीसरा स्थान वरुण का है, जो समुद्र का देवता एवं ऋत का नियामक माना गया है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लिखित है। गायत्री मंत्र किसमें लिखा हुआ है? ऋग्वेद में। और इसको लिखा किसने है? विश्वामित्र ने। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। देखिए, गायत्री मंत्र का उल्लेख कहाँ पर है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद के किस मंडल में है? तीसरे मंडल में। और इसके रचनाकार यानी कि इसको किसने लिखा है? विश्वामित्र ने। पुराणों की संख्या 18 है, ये सभी को पता होगा। पुराणों की रचना लोमहर्ष ऋषि तथा उनके पुत्र उग्रश्रवा द्वारा हो गई थी। पुराणों में भविष्यकाल शैली में कलयुग के राजाओं का विवरण भी मिलता है। सत्यमेव जयते शब्द मुंडकोपनिषद से लिया गया है, जिसका अर्थ है सत्य की ही विजय होती है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। यह भारत के राज चिन्ह पर भी अंकित है, यानी कि भारत के राज्य चिन्ह पर क्या अंकित है? सत्यमेव जयते। ऋग्वेद की जो मूल लिपि है वो कौन सी थी? ब्राह्मी। यानी कि ऋग्वेद किस लिपि में लिखा हुआ है? ब्राह्मी लिपि में। ऐतरेय तथा कौशितकी ऋग्वेद के दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ऋग्वेद के दो ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं? ऐतरेय तथा कौशितकी। वैदिक काल में गाय को अघन्या, ना मारे जाने योग्य, यानी कि जिसको मारा नहीं जाना चाहिए, उसको क्या कहते हैं? अघन्या। और अघन्या ऋग्वेद में किसको कहा गया? वैदिक काल में किसको कहा गया है? गाय को। देखिए, वीडियो बहुत लंबी हो रही है, इसलिए आगे के जो टॉपिक्स हैं बौद्ध धर्म और जैन धर्म, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।